मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार चल रही हमारी एक शानदार श्रृंखला जो महाद्वीप पर है, आज उसके हम अंतिम पायदान पर आ चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक हम लोग महाद्वीप से संबंधित 6 महाद्वीपों पर चर्चा कर चुके हैं। बचे आपके 2 महाद्वीप हैं। बचा आपका आज अंतिम महाद्वीप है। और इससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के बाद आज अपना अंतिम महाद्वीप एशिया महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। नो डाउट्स दोस्तों, यहाँ के बहुत सारे, जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्न बन सकते हैं, उन समस्त प्रश्नों पर हम लोग चर्चा बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपको यह बताना चाहते हैं दोस्तों, आज जो भी हमारा पार्ट्स है, जिस पर भी हम पूरी बात करेंगे, वह एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ तथ्यों पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप के जो कुछ देश हैं जिनको आपको जानना चाहिए कौन कहाँ देश है, तो प्लीज़ आप लोग एशिया महाद्वीप का मैप एटलस में खोल लीजिए, ठीक है, ओपन कर लीजिए। और जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग महाद्वीप के नहीं जो पॉलिटिकल मैप है उस पर बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा ये रूस है दोस्तों, इस पर है। जानते हैं आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में क्या है, सबसे बड़ा देश है। तो एक बार इसको पूरा सरसरी निगाह से अच्छे से देख लीजिए। आप लोग भी देखिए पहले, फिर मैं तो बताऊंगा ही कौन कहाँ देश है। अपने से थोड़ा सा खोजेंगे तो दिमाग प्लीज चलेगा आपका, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने देख लिया होगा, मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया कि भाई बच्चे हमारे ज़रूर देखें। तो यह रूस है, ये आपका चाइना है, ये आपका मंगोलिया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देशों में जो चारों ओर से दोस्तों, वो आपका मंगोलिया ही है। फिर यहाँ पर उत्तर कोरिया है, फिर ये साउथ कोरिया है, ये जापान है, ये ताइवान है, ये फिलीपींस है, ठीक है ना दोस्तों। या आपका ठीक है, मलेशिया है, ठीक है। यह आपका इंडोनेशिया, ये आपका सिंगापुर है, ये वियतनाम है, ये कंबोडिया है, ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये नेपाल है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। यह कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है ना दोस्तों। यह आपका ईरान है, ये आपका इराक है, ये अजरबैजान है, यह आपका सीरिया है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर इजराइल है, जॉर्डन है, लीबिया है, ठीक है। ऐमान है, सऊदी अरब है, ओमान है, तुर्की है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपके ये
प्रमुख देश हैं जिनके बारे पर हमने क्या किया है, चर्चा थोड़ा से कर दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वह विश्व में तो आपका रूस है, ये तो आपको पता है, लेकिन क्या एशिया में भी रूस अग्रणी स्थान रखता है? तो नहीं दोस्तों, आपको बता दें एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन? चाइना सबसे बड़ा देश है, जबकि मालदीव छोटा है। ठीक है, जबकि मालदीव क्या है दोस्तों, छोटा है, यहाँ का सबसे छोटा देश है। साथ ही साथ दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से चाइना और भारत इसमें अग्रणी स्थान रखते हैं। पूरे विश्व का 60% जनसंख्या यहाँ रहती है और लगभग 30% पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्र समाहित किए हुए है एशिया महाद्वीप। जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीप में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों आधार पर एशिया महाद्वीप सबसे महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप से जी हाँ दोस्तों, आपकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यह हमारा एशिया महाद्वीप, इसके उत्तर में आर्कटिक सागर, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, जबकि पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। ठीक है, यही सारी बातें हो रही हैं, आपको देख लीजिए। जैसे यह आपका हिंद महासागर है, ठीक है, फिर इधर आपका प्रशांत महासागर है, बाकी छोटे छोटे सागर बहुत है, अभी आपको पता चल जाएगा। इधर आपका आर्कटिक महासागर है और इस तरफ आपका ये यहाँ पर भूमध्य सागर का पार्ट है। ठीक है, भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से देख लीजिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। चलिए दोस्तों, आइए हर एक बातों पर चर्चा करते हैं जो अपने आप में बहुत शानदार हैं। एशिया महाद्वीप को चारों ओर से कौन कौन घेरा है भैया? याद रखना, पश्चिम में आपका भूमध्य सागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, से यह घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत, यूराल नदी, यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इसका क्षेत्रफल एक अनुमानतः बताया जाता है वो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का 30% है। और जो जनसंख्या है दोस्तों, नो डाउट अब तो बहुत आगे पहुंच चुकी होगी। 4,38,42,00,000 के आसपास जनसंख्या उस समय 2011 के बाद बताई गई थी और ये 60% है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर गलत लिख गया है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व 2018 में आपको हम बता दें लगभग 146, ठीक है, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते थे, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पाया गया था। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। नहीं, कुछ चीज़ें क्या है दोस्तों, टाइप करते हुए मिसप्रिंट हुई है आगे, तो आप लोग उन पर अपना ध्यान मत खपाइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बातें हैं एकदम शानदार, जहाँ पर भी गलती होगी हम खुद समझ लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये चीज़ें रिपीटेड हो गई हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो कुल देश बताए गए हैं दोस्तों वह 50, जी हाँ दोस्तों, सीधे सीधे बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर
2017 के अनुसार 48 देश ही हैं। एशिया में रहने वाले लोगों को एशियन कहा जाता है और यह एशिया जो है एरिशिया भाषा के शब्द आंसू से निकला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिसका अर्थ होता है पूर्व या उदित सूर्य। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी गर्त, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई, जी हाँ दोस्तों, जब आप गूगल बाबा से सर्च करोगे तो 11,000, याद रखना दोस्तों, 22 मीटर के आसपास ही बताता है, लेकिन आपको हम बता दें 11,033 से 34 मीटर के आसपास है। यह फिलीपींस द्वीप समूह के आसपास, जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर में है। जैसे यह है आपका फिलीपींस, ठीक है, यह आपका फिलीपींस है, तो यहीं पर आपका मेरियाना गर्त है। इसी मेरियाना गर्त को चैलेंजर, ठीक है, क्या दोस्तों, चैलेंजर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? चैलेंजर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं दोस्तों और बात करते हैं बहुत शानदार, अभी तो बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है, एक एक करके आइए समझते हैं। पश्चिम में इसकी सीमा यूरोप से मिलती है, चलिए भाई ठीक है, पश्चिम में मिलती है। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है, जाहिर सी बात है। जब हम आपको नहीं क्या है दोस्तों, गोंडवाना लैंड मतलब महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बाद प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जब समझा रहे थे तो वहाँ पर हमने इसके बारे में चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कुछ याद रखिएगा, नहीं कहा जाता है कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप में हुआ है। जैसे सुमेर सभ्यता नाम सुने होंगे, भारतीय सभ्यता को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सभ्यता को क्या कहा जाता है? इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चीनी सभ्यता और इत्यादि। ठीक है, चीन भारत विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक। देखिए यहाँ पर एक क्या है, थोड़ा समझ लीजिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, कहा जाता है कि क्षेत्रफल में रूस है। ठीक है दोस्तों, कई दरे आपको जब पुरानी बुकें देखेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ लिखवा दिया कि आप गलती ना करिएगा दोस्तों, जो है चीन। ठीक है, किलोमीटर। जब से छोटा देश जो है आपका मालदीव है, और ये भारत का दूसरा सबसे समुद्री पड़ोसी देशों में से आता है, श्रीलंका के बाद करीब है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। रूस का विस्तार एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह कौन सा है दोस्तों? बोर्नियो द्वीप है, जो दोस्तों विस्तार जिसका 7,51,100 वर्ग किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय है। ठीक है, ये भारत में है। आगे देखिए दोस्तों, एशिया में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 9,438 किलोमीटर बताई जाती है, और यह मॉस्को से नोखोदक्ता तक इसकी लंबाई बताई गई है दोस्तों। अब मॉस्को कहाँ है आप समझिए, यूरोप के पार्ट में, मतलब पश्चिमी वाले पार्ट में। यहाँ से लेकर के वहाँ तक, मंगोलिया के आगे तक जब जाता है तो आप समझ सकते हो कि कितना दूर है ना। आगे देखिए, एशिया में सबसे ऊंचा पर 97 स्टेशन मास्टर हैं, और विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत में, और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र रहा। कई बार प्रश्न भी आ चुका है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ से बातें बता दीजिएगा कमेंट करके थोड़ा सा। नहीं, आगे देखिए, एशिया में जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है वह माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। ये 8,848 मीटर पहले का डाटा है, वर्तमान में 8,800
8,850 मीटर है। वर्तमान में कितना है? 8,850 मीटर है। यहाँ से भी बातें आप देख लीजिएगा। विश्व का सबसे नीचा स्थान, ठीक है ना दोस्तों, मृत सागर। आप मृत सागर का नाम डेड सी कई बार प्रश्न आया। 2019 में तो यूपीएससी लेवल में प्रश्न पूछ लिया गया दोस्तों प्री में। यूपीएससी लेवल का मतलब जो कहते हो आप आईएएस का एग्जाम, दोस्तों यूपीएससी लेवल में यह प्रश्न पूछ लिया गया कि डेड सी की सीमा किन किन देशों से लगती है, और बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देकर आए। क्यों आया ऐसा प्रश्न, कोई पता कर सकता है? प्रश्न इसलिए डेड सी से आया था क्योंकि इजराइल जो है दोस्तों उस समय चर्चा का विषय बना था। क्यों चर्चा का विषय बना था? जब आप देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जो जेरूसलम है उसको क्या किया था? इजराइल का क्षेत्र घोषित किया था, जो कि वह फलस्तीन के पार्ट में आता था। इसलिए दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा बना था। इसी के कारण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जब कोई चीज क्या होता है, पार्ट चर्चे में होता है, तो दोस्तों उससे प्रश्न अवश्य बन जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए डेड सी के बारे में, ठीक है। आइए दोस्तों, तो हम लोग क्या कर रहे थे भैया? विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर पढ़ रहे थे। अब देखिए, जो हमारा मतलब एक हमने आपको जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा रहे थे ना, तो हमने आपको एक मृत घाटी बताई थी। तो वह उत्तरी अमेरिका की, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सबसे गहरा स्थान था और विश्व की सबसे नीची गहरी घाटी थी। बात को समझते जाइएगा। ये सागर है और ये गहरा स्थल है, और यह विश्व का क्या है? सबसे गहरा सागर भी है नीचे मतलब, और गहरा स्थल भी है, जिसका कुल गहराई 395 मीटर जो दोस्तों पूर्णतः बताया जाता है, लेकिन जो एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण पाया जाता है वो 306 मीटर के आसपास पाया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन 395 कहीं कहीं दिया हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में यह खारे पानी की झील नहीं है, यह याद रखिएगा, ये लवणीय झील है। कैसी झील है? लवणीय झील है, और यह विश्व की दूसरी सबसे लवणीय झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे लवणीय झील है। तब आप पूछेंगे सर आप बताइए विश्व की पहली अर्थात सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वह है वान झील। वह कौन सी है? वान झील है, और वह भी क्या है दोस्तों? एशिया में ही तुर्की में स्थित है। कहाँ पर है? तुर्की में स्थित है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच में ही क्या है दोस्तों? मृत सागर स्थित है, ठीक है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में जॉर्डन नामक नदी भी जाकर के कहा इसी मृत सागर में ही गिरती है। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश आपका इजराइल है, छोटा सा। दुनिया की सबसे छोटी बाइबिल कहाँ पर है? इजराइल में है। दुनिया में जी हाँ दोस्तों वाष्प से खेती करता है दोस्तों, वह आपका इजराइल है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद वह इजराइल की है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू का जब दबदबा है तो जाहिर सी बात है रहेगा ही, क्योंकि हमारे प्रथम
प्रथम हितैषियों में से एक वह भी आते हैं। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, एशिया अकेले एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी सीमा अन्य 2 महाद्वीपों से जुड़ी है। बाकी कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जिसका 2 महाद्वीपों से सीमा लगती हो, वह मात्र एशिया है। एशिया की सीमा यूरोप से लगती है, एशिया की सीमा आपके नहीं अफ्रीका महाद्वीप से लगती है। यह बातें भी आपको समझना चाहिए। जहां स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है, तो वहीं पर यूरोप का यूराल पर्वत हो या यूराल नदी हो या केसस पर्वत हो या फिर कैस्पियन सागर या काला सागर हो क्यों ना हो, यह यूरोप को एशिया से क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं, अलग करते हैं। वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, एशिया में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, जी हाँ दोस्तों, तिब्बत का पठार स्थित है और इस तिब्बत के पठार में पामीर का ही पठार है दोस्तों। और इसी पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, तिब्बत के पठार से लगा हुआ विश्व की छत कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, 4875 मीटर बताई जाती है। ठीक है, आगे है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यहाँ की एक प्रमुख झील है। कैस्पियन सागर आपको पता होना चाहिए यूरोप प्लस एशिया दोनों में आती है, लेकिन कैस्पियन सागर का सर्वाधिक भाग एशिया में है, इसलिए यह एशिया की झील बनती है और यह विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे खारे पानी की झील में से एक है। और आपको बता दें, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, वह आकर के आपके नहीं, जी हाँ, कैस्पियन सागर में ही गिरती है। कैस्पियन सागर की जो सीमा लगती है दोस्तों, वह अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस जैसे, कजाकिस्तान जैसे देशों से लगती है। तो अजरबैजान हो, रूस हो, कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, ईरान हो, इन सारे देशों की क्या है दोस्तों, सीमा यहीं से लगती है और यह एक खारे पानी की झील है। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, बैकाल झील। बैकाल को साइबेरिया का मोती कहा जाता है। बैकाल झील, जी हाँ, एक मीठे पानी की झील है और यह विश्व की सबसे गहरी झील है, जबकि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका है। और यह कहाँ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में भ्रंश घाटी में स्थित है। लेकिन बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। रूस में, जी हाँ दोस्तों, इर्कुटस्क के पास में स्थित यह झील कितना 31,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और यह विश्व की सबसे मीठे पानी एवं गहरी झील है। लगभग इसकी गहराई 700 मीटर। इस झील में अंगारा नदी निकलती है तथा लेगा नदी आकर के गिरती है। अगला है आपका प्राकृतिक गैस भंडार। जी हाँ दोस्तों, रूस दुनिया का इकलौता देश है जहां पर प्राकृतिक गैस भंडार के संसाधन सर्वाधिक है, मतलब उपस्थित है। और यह दुनिया का 1/4 गैस मतलब खुद समेटे हुए बैठा हुआ है। सूर्योदय, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। इसे निपोन या निहोन नाम से भी जाना जाता है। जो ये हरिकेन है, ये गलत दे दिया है दोस्तों। हरिकेन नामक जो चक्रवात आते हैं वह आपका नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो 4 पॉइंटें दी हैं, यह अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या दिया है दोस्तों, टेगा,
टेगा दिया हुआ क्या कहता है, उत्तरी एशिया के टुंड्रा व स्टेपीज के मध्य पाए जाने वाले कोणधारी वृक्षों के सदाबहार वन को टेगा कहा जाता है। कोणधारी वन ऐसे है पेड़ के पौधे जिनकी जो है शाखाएं कुछ ऐसे बनती हैं, इनको बोला जाता है कोणधारी वन। ठीक है, ऐसे आकृति जैसे अशोक का वृक्ष नहीं होता है वैसे जब होता है दोस्तों ऐसे बन जाता है। अगला है स्टेपीज, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में साइबेरिया रूस में फैले छोटी घास के उपजाऊ मैदान को ही क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। टुंड्रा वृक्षहीन आर्कटिक मैदान में जो एशिया के उत्तर में स्थित है उसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक जो वृत्त है, जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर का जितना वाला क्षेत्र जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी पाई जाती है, जहाँ टोटल बर्फ की चादर ही जमी जमी दिखाई देती है, वह आपका टुंड्रा प्रदेश में आता है दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे है जामनगर गुजरात। ठीक है, और यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधशाला केंद्र है दोस्तों। यहाँ से भी देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कई बार नाम सुने, लगते तो है चिंदी चोरी जैसे, लेकिन इनको भी जानना चाहिए क्योंकि हमें छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए, हमें बड़ी बड़ी बातें भी पता होना चाहिए। जब दोनों का मिश्रण होता है तभी दोस्तों समाज में एक, जी हाँ दोस्तों, विकास का भाग निकल करके आता है। हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें जाने लेकिन छोटी छोटी जब ना जाने तो दोस्तों कहेंगे पहले छोटी चीजें सीखो फिर बड़ी चीजों पर हाथ लगाओ। वही हाल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। विश्व में चीन की दीवार का क्या रोल है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी दीवार का निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किन वंश द्वारा किया गया था। जब मंगोलिया इस पर आक्रमण करने वाला था तो उसके बचाव में ने मंगोलों के आक्रमण के बचाव में इस दीवार का निर्माण किया गया था। ये 7 अजूबों में से एक है। अंतरिक्ष से अगर कोई दीवार दिखती है या कोई स्थल पृथ्वी का दिखता है तो वह है चीन की दीवार। अब खुद अंदाजा लगा सकते होंगे कि दोस्तों यह कितनी मोटी और कितनी विशालकाय बनाई गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी बातें समझ लीजिए। आगे है दोस्तों चीन सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा वाला देश है। विश्व का वह देश जिसकी सबसे अधिक अन्य देशों के साथ सीमा लगती है वह चीन है। लगभग, जी हाँ दोस्तों, 17 या 18 देशों के आसपास इसकी सीमा लगती हुई नजर आती है। मंगोलिया विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जिसके चारों ओर स्थलीय सीमा हो। एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणी हिमालय है, काराकोरम है, अक्साई चीन है, ठीक है ना दोस्तों, खिंगन और यह थानसान और अल्ताई है। एशिया के प्रमुख बंदरगाह कोलकाता है, ठीक है, भारत में, मुंबई भारत में, चेन्नई भारत में, मनीला फिलिस्तीन में नहीं, बैंकॉक नाम तो सुना होगा ना, हांगकांग, सिंगापुर, योकोहामा, कोलंबो, बसरा, संघाई तथा एडर है। एशिया के प्रमुख सागर बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखटस्क सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा सागर, मरमरा सागर आदि। जी हाँ दोस्तों, कुछ पार्ट इसमें देखिए, जैसे मरमरा सागर ये यूरोप और एशिया दोनों के बीच में थोड़ा सा दिखाई देता है, काला सागर भी ऐसा ही है। तो कुछ दोस्तों याद रखने वाली बातें हैं। आगे देखिए, एशिया महाद्वीप की प्रमुख
खाड़ियां कौन कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फारस की खाड़ी। किसकी? फारस की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, टोंगा की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अदन है ये, ठीक है, अदन की खाड़ी आदि है। फिलीपींस संसार का 40% गिरी, ठीक है, 35% नारियल तेल उत्पादन करने वाला देश है जो विश्व में सर्वाधिक स्थान रखता है। फिलीपींस के बाद नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया का स्थान। इराक दुनिया का सर्वाधिक खजूर उत्पादन करता है। इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप मसालों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान। एशिया में विश्व का सर्वाधिक रेडियो बनाने वाला देश हांगकांग। दोस्तों वह जमाना एक दूसरा था जब शादी विवाह में आपको बता दे एक साइकिल मिलती थी, तिलक में साइकिल और रेडियो बाजा दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ, क्योंकि आप रेडियो की आदत डाल लीजिए। तिलक में मिल गया रेडियो, 15-20 दिन जो 25 दिन आपको रेडियो मिला है, इसको खूब सुनो, क्योंकि आगे आने वाला इंसान भी रेडियो की तरह ही बजेगा, मतलब बहुत चिल्लाने वाला है। तो मतलब वो रेडियो का दौर हुआ करता था, ये याद दिला रहा हूं दोस्तों। मैं भी बहुत रेडियो सुना हूं, ठीक है, क्योंकि उस समय में टीवी उवी का ज़्यादा प्रचलन था नहीं, तो रेडियो में क्या है, मैच में बहुत सुनता था, मैच का बहुत आदी भी था। मेरा फेवरेट मैच हुआ करता था और नो डाउट वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, वो जो मतलब दौर थे दोस्तों जब सचिन तेंदुलकर जी हरे फाइनल में पहुंचे थे वर्ल्ड कप में, लेकिन हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के हाथों में, तो बहुत दुख भी हुआ था। लेकिन वो सारी चीज़ें आज भी याद आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मैं गाना सुनने का बहुत शौकी, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद थे, मैंने बहुत सुना लता जी के, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, ठीक है ना दोस्तों, आशा भोसले हन क्या। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आप कहानी बहुत अच्छा दौर था। धीरे धीरे रेडियो बंद हो गया, अब तो सब मोबाइल में हो गया, सब लोग मोबाइल में। अब रेडियो तो कोई देखता है, मतलब सुनता ही नहीं। मोबाइल में भी रेडियो होता है लेकिन कोई नहीं सुनता है। जुजबी लोग गांव में अभी सुन रहे हो तो को जाने, नहीं तो दोस्तों ठीक है, बस आजकल मोबाइल में डायरेक्ट यूट्यूब चालू होता है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन सब में डायरेक्ट मिल जाते हैं वीडियो, उसी को देखकर आदमी अपना टाइम पास करता रहता है, ठीक है। और हर चीज़ पहले सुनता था, आज वीडियो देख लेता है। तो ये समय है, सब बदलता रहता है, आगे सब बदलता रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एशिया में विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग है। एशिया में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। क्या दौर हुआ करते थे, ठीक है। क्या दोस्तों लैला मजनू की कहानी रही हो, क्या बात है दोस्तों। वह दौर हुआ करता था जब भारत के अंदर या विश्व में कहीं पर भी दोस्तों जब मोबाइल फ़ोन का विकास नहीं हुआ था, टेलीफोन का विकास नहीं हुआ था, तो कहने का मतलब उस समय जो पत्र के माध्यम से ही संदेश भेजे जाते थे। तो दोस्तों क्या गजब का वह दौर था, प्रेम पत्र जब किसी का पहुंचता था किसी के हाथों में, सोचो कैसा दौर गुजरा। अब ये नहीं सर आप भी कभी पत्र पढ़े हैं, तो दोस्तों हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये दौर हुआ करता था। अभी 10 साल पहले मैं अपनी समय में बता दूं कि जब मैं इंटर क्वालिफाई किया हूं तब मेरे हाथ में मोबाइल आया है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ इंटर जब क्वालिफाई किया था तब मुझे मोबाइल मिला था, और वह भी नोकिया का मिला था, जो आपको पता होना चाहिए था। नोकिया का मोबाइल आता था 16 करके कुछ 1680 कुछ ऐसा था, वाइट हुआ करता था दोस्तों, पहले घी बहुत बजता था। तो कहने का मतलब ये होता था दोस्तों कि वहाँ से कहानी स्टार्ट देखा मैंने, ठीक है, एक मोबाइल हाथ में। तो कहने का मतलब ये जो पत्र था वह अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य माना जाता था। अब ये बंद हो गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया और हर आदमी के हाथ में मोबाइल नज़र आ रहा है। एशिया को पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है, क्योंकि
यहाँ पक्षियों को भी विश्व की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। आगे एशिया में विश्व का 94% जूट, ठीक है, 91% खजूर, 93% धान और 91% चाय उत्पन्न होती है। आपको बता दें कि जूट के उत्पादन में बांग्लादेश विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। खजूर के उत्पादन में ईरान इराक का स्थान है। धान के उत्पादन में चीन और भारत का स्थान है और चाय के उत्पादन में भी चीन और भारत का स्थान अग्रणी है विश्व में। ठीक है, विश्व का एशिया विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है दोस्तों? वह चाइना है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। भारत का स्थान रबड़ के उत्पादन में चौथा आता है। कौन सा आता है? चौथा आता है। भारत में सर्वाधिक केरल। एशिया में विश्व का सर्वाधिक टिन अयस्क उत्खनित करने वाला देश चीन है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश भारत है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, एशिया में क्या है? बहुत सारे धर्मों का जन्म स्थल है। कहने का मतलब बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ है। तो यहाँ से भी बातें आप देख लीजिए, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे आपका इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, चाहे सिख, इन सारे धर्मों का क्या है दोस्तों? जन्म स्थली यहीं को माना जाता है। चलिए, हिंदू धर्म का जो क्षेत्र मतलब आया दोस्तों आर्यों द्वारा, आपका हिंदुकुश पर्वत से लोग आए, यह एशिया से ही संबंध रखते थे दोस्तों, और हिंदू धर्म का जन्म माना जाता है। हिंदू धर्म सनातन धर्म में आता है दोस्तों। कहने का मतलब सनातन धर्म है तो भारतवर्ष या जम्मू द्वीप में हुआ है। ठीक है, आगे है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म कहानी जान लीजिए दोस्तों, पश्चिमी है आपका एशिया में हुआ, मक्का नहीं है। ठीक है ना, मक्का नहीं, पश्चिमी एशियाई में हुआ है। जेरूसलम आपने नाम सुना होगा, एरूसलम फिर जेरूसलम, जी हाँ, इजराइल के पार्ट में है, जो कि पहले फलस्तीन के पार्ट में हुआ था। वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो याद रखिएगा दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब थे। मक्का से इसकी कहानी हीरा गुफा से शुरू हुई थी दोस्तों। और आपको नहीं मदीना में मेन इस्लामिक धर्म क्षेत्र है दोस्तों, ये जानना चाहिए, क्योंकि मक्का से मदीना चले गए थे, फिर मक्का आए थे, वहीं से कहानी बनी थी। अगला है दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में है वहाँ हुआ था दोस्तों, और यह भी एशिया का ही पार्ट है, यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म का जन्म तो एशिया में हुआ था, विशेष करके भारत में अगर कह लिया जाए तो, और सिख धर्म का जन्म भी भारत में ही हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, इसीलिए एशिया को क्या कहा जाता है? धर्मों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। आगे आइए दोस्तों, अब एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और फिर नदियां हैं, झरने हैं, झीलें हैं, जल संधियां हैं। इन सब पर भी एक एक करके प्रश्न बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बातें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हिमालय। ठीक है, एक मिनट बेटा, पानी पी लेते हैं ना। धन्यवाद, आप लोग भी पानी पी लीजिएगा। आप सबको दोस्तों क्या है ना कि जैसे कोई काम करते रहिए और पानी आप पी लीजिए तो फिर ताजगी आ जाती है। पानी को बार बार सेवन करते रहना चाहिए। हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए दोस्तों, अगर हो सके तो। ना हम ये नहीं कहते कि एक गिलास ही पीजिए, 2-4 घूंट ही सही, लेकिन पीजिए ज़रूर। ठीक है, आगे आइए दोस्तों, कहते हैं हिमालय। हिमालय आपको पता होना चाहिए, नाम ही है हिमधन आलय बराबर हिमालय में, मतलब हिम मतलब होता है बर्फ। ठीक है, तो बर्फ का घर ही है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, हिमालय क्या है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहने का मतलब एंडीज और रॉकी के बाद हिमालय का स्थान आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी पहले ऊंचाई
8,848 मीटर थी, वर्तमान में बढ़ करके 8,850 मीटर हो गई है। पहला पॉइंट। हिमालय का जो मेन विस्तार है वो भारत और नेपाल में है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो पाई जाती है वो नेपाल में है। ठीक है। हिमालय भारत की दृष्टि से अत्यधिक, जी हाँ दोस्तों, लाभप्रद है। आपको पता होना चाहिए कि हिमालय भारत के लिए क्यों लाभप्रद है। पहली बात, यहाँ से बहुत सारी सदानीरा नदियाँ निकलती हैं। दूसरी बात, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है दोस्तों। तीसरी बात क्या है दोस्तों, हिमालय के उपस्थिति के कारण जो चीन तुल्य ठंडी जलवायु भारत में प्रवेश करने चाहती थी वो नहीं कर पाती है। चौथी बात यह है कि भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में आता है वो बाहर नहीं जा पाता है। तो इस कई कारणों से क्या होता है दोस्तों, हिमालय भारत को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो इसलिए हम लोग जहाँ पर भी हैं अपने आप को सोचना चाहिए कि हम सही हैं। याद रखिए, गर्व महसूस करना चाहिए। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ये टर्सरी युग का पर्वत है, ये जान लीजिए। अगला है अराकानियोमा पर्वत श्रेणी। म्यांमार में इरावदी नदी के पश्चिम में कहा है दोस्तों, जैसे ये इरावदी नदी है तो इसके पश्चिम में उत्तर से दक्षिण दिशा में मणिपुर से निग्रेस अंतरिप तक क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। और यह टर्सरी युगीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय का दक्षिणीय विस्तार है, ये माना जाता है अराकानियोमा। और यह म्यांमार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी सारामाटी है दोस्तों, और इसी को नागा हिल्स की भी सबसे ऊंची चोटी बताया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत नागा, चीन और लुसाई पहाड़ियाँ आती हैं जो भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। आगे है दोस्तों अल्ताई श्रेणी। मंगोलिया तथा चीन के सिकियांग प्रांत की सीमा के सहारे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली, ठीक है ना दोस्तों, टर्सरी युगीन की पर्वत श्रेणी है। यहाँ से ओब और इर्तिस नदियाँ निकलती हैं। एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी, ठीक है। उत्तरी ये अल्बुर्ज ईरान वाली है। ईरान में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर, ठीक है ना दोस्तों, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली एक पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी दामावंद, जिसकी ऊंचाई 5,601 मीटर मानी जाती है। मृत ज्वालामुखी का यह एक उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति टर्सरी युग में हुई थी। ठीक है, चलिए। सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका सर्वोच्च बिंदु तख्त ए सुलेमान है और जिसकी ऊंचाई 3441 मीटर है, जिसे सोलोमान की राजगद्दी या थ्रोन ऑफ सोलोमान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बारखोयांस्क रेंज, ठीक है, बारखोयांस्क रेंज। यह श्रेणी रूस के साइबेरिया भाग में लीना नदी के पूर्व उत्तर में, जी हाँ दोस्तों, दक्षिण दिशा में फैली हुई। बारखोयांस्क मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा दोस्तों। बारखोयांस्क रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है और यह सबसे ठंडा स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, बारखोयांस्क ही है। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। ठीक है, जाग्रोस दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी ईरान में है। यह ईरान में कई समानांतर पर्वत श्रेणियां एक क्रम में जो हैं, यह ईरान इराक सीमा के सहारे फैली है। सर्वोच्च चोटी जार्डे कुह है, जिसकी ऊंचाई 4549 मीटर है। ईरान के अधिकतर पेट्रोलियम के भंडार इसी पर्वत श्रेणी के ढालों पर हैं। अगला है तिएन शान, पश्चिमी चीन से सिकियांग प्रांत तथा किर्गिस्तान में फैला एक पर्वत श्रेणी, जिसका सर्वोच्च बिंदु क्या है दोस्तों, पोवेडा 7439 मीटर ऊंचा है। अरावली पर्वत श्रेणी, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक है। ठीक है, अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी तथा उदयपुर में जरगा की पहाड़ी कहते हैं। याद रखिएगा,
इसका स्थानीय नाम मेवात पहाड़ी है। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1722 आबू पहाड़ी जो माउंट आबू पर है अवस्थित है, माउंट आबू पर गुरु शिखर है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये भारत की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी होगी, नो डाउट। याद रखिएगा, इसका विस्तार दिल्ली से लेकर के गुजरात के बीच में, लेकिन सर्वाधिक जो विस्तार है वो राजस्थान में है। ठीक है, तो जब अरावली पर्वत भारत हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों नदियों के बारे में देखते हैं। यांगसी नदी, आपको पता होना चाहिए जो यांगसी नदी है यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, अगर मिसिसिपी और मिसौरी को न मिलाया जाए तो। ठीक है, अगर वो दोनों मिल करके बनती हैं तो फिर विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी और मिसौरी बन जाती हैं। यांगसी नदी के अपवाह क्षेत्र में धान की अत्यधिक खेती होती है। याद रखिएगा, यह नदी में प्रचुर जल की मात्रा होती है। इसके क्षेत्र में भी बाढ़ बहुत आता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो यांगसी नदी से ऊपर एक व्हांगो नदी है, यहाँ पर व्हांगो नदी जो है चीन का शोक कहलाती, क्योंकि सर्वाधिक, जिस तरह भारत में कोसी नदी क्या है सर्वाधिक मार्ग बदलती है, उसी तरह व्हांगो नदी भी क्या है विश्व में सर्वाधिक मार्ग, इसीलिए उसे विश्व घाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। व्हांगो नदी को, व्हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है और यह नदी पीला सागर में ही करके गिरती है। व्हांगो नदी, आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि व्हांगो नदी से ही चीनी सभ्यता क्या है संबंधित है। जो चीन की सभ्यता है वह यहीं से संबंधित है। तो इस तरह बातें, यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। अगला है इरावदी नदी, मध्यवर्ती म्यांमार की प्रमुख नदी है, प्रवाहित होने वाली एक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है भैया, इसकी उत्पत्ति माली नमाई नदियों के संगम से होता है। म्यांमार की पूर्व राजधानी यंगून या रंगून जिसे कहते थे दोस्तों, इसी के पास जी हाँ बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसकी यहीं पे रंगून नदी भी इसी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी मंडेल में 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी इरावदी में मिलती है। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को रखा गया था। इसे म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है। क्या बात है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए दोस्तों, जब हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं। म्यांमार का जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास यारलुंग युंग के नाम से होता है। यह तिब्बत की राजधानी लासा होते हुए जी हाँ दोस्तों बहती है, जहाँ इसे सांगपो कहते हैं। जब यह चीन में प्रवेश करती है तो दिवांग के नाम से जानी जाती है और फिर जा करके अरुणाचल प्रदेश में भी इसी नाम से प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है, इसका नाम बदल करके ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र जब असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती तो इसका नाम जमुना हो जाता है। आगे जा करके यह मेघना नदी में मिल जाती है और फिर बाद में मेघना नदी के नाम से प्रवाहित होती है और आगे ही जा करके यह गंगा में भी मिलती है। तो ये कहानी बनेगी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती गंगा यमुना मिलकर, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के वो आगे समझाया जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी और कुछ नहीं है। ये जरूर लिखा हुआ धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये धुबरी शब्द याद रखिएगा, असम में नहीं। ठीक है, यूराल नदी, इस नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है। यह रूस के पश्चिमी साइबेरिया प्रदेश से बहते हुए ओब की खाड़ी में गिरती है। एटिस नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मेकांग नदी, ठीक है, पूर्वी तिब्बत के तांगकुला श्रेणी से निकल करके चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद चीन के लाओस तथा म्यांमार सीमा, लाओस तथा थाईलैंड सीमा, कंबोडिया तथा दक्षिणी वियतनाम से बहते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिंद चीन की, ठीक है ना दोस्तों, सबसे लंबी
था जिसके डेल्टा में धान की खेती अत्यधिक होती है। इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह अवस्थित है। साल्विन नदी, चीन में इसे नुचियांग तथा थाईलैंड में माय नाम खोंग कहा जाता है। यह पूर्वी तिब्बत के तांग कुलाह शान से निकलकर चीन के जेजुआन तथा यूनान प्रांतों से बहती हुई म्यांमार के शान राज्य से होते हुए थाईलैंड बर्मा सीमा के सहारे बहते हुए दोस्तों इतने किलोमीटर लंबी जो मर्तबान की खाड़ी में जाकर के गिरती है। जी हाँ दोस्तों, आमूर नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया के, यह रूस में भी प्रवाहित होती है। हाँ, मंगोलिया के पठार से निकलने वाली सीका व आर्गुन नदी के संगम से आमूर नदी का उद्गम होता है। आमूर नदी पूर्व की ओर बहती हुए चीन तथा रूस की सीमा बनाते हुए जी हाँ दोस्तों बहती है, जिसकी लंबाई 28 से 24 किलोमीटर है। आमूर अपना जल तातारी की खाड़ी में गिराती है। दलजा या टिग्रिस नदी तुर्की के टारस पर्वत के हजर झील से निकलकर, हजर है, हजार नहीं है, हजर झील से निकलकर सीरिया एवं इराक से बहती हुई दलजा नदी फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इराक के मोसुल, बगदाद एवं बसरा नगर इसके तट पर अवस्थित हैं और फरात नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो इस तरह हम लोगों ने एशिया महाद्वीप की क्या है प्रमुख झीलों पर प्रमुख नदियों पर चर्चा की है। और यह आपकी प्रमुख नदियां, इनको देख लीजिए विथ मैपिंग। दोस्तों यह सिंधु नदी है, बाद में पढ़ाएंगे, गंगा नदी बाद में पढ़ाएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी ये है, ऐसे निकलती है, ऐसे आती है, ऐसे गिरती है, ठीक है ना दोस्तों। ये है यांगत्से नदी, यह है आपकी भांगो नदी जिसे येलो नदी भी कहते हैं। इधर मेकांग नदी होगी, इधर आपकी साल्वन नदी होगी दोस्तों। तो इस तरह आपका आमूर नदी है इधर, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे करके नहीं आपकी प्रमुख नदियां यहाँ पर दिखाई दी गई हैं। अब कुछ देखिए एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे कैसे दोस्तों, ध्यान समझिए। एशिया की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? ऐसे ही प्रश्न बनता है तो इसीरियन भाषा के आसु शब्द से हुई है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो अदन में है, जो यमन का है, ठीक है, अदन में यमन में है ये। अगला है यही एशिया ही नहीं अपितु विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम मेघालय, 1100 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा। एशिया का सबसे बड़ा तथा छोटा देश कौन है? चीन सबसे बड़ा और छोटा मालदीव है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन से? बोर्नियो है। एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित कौन से देश है? रूस एवं टर्की, जिनको तुर्की भी कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। विश्व की छत की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो पामीर के पठार को की गई है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है दोस्तों मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील रूस में है। 3 कौन से अक्षांशीय वृत्त एशिया से गुजरते? तो विषुवत, कर्क और आपका आर्कटिक वृत्त है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखला है और उनकी प्रमुख विशेषता मतलब कौन देश में पाए जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एशिया के नहीं, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा दिल और दिमाग दोनों में। फ्यूजियामा कहाँ का है भैया? तो जापान का सबसे बड़ा पर्वत फ्यूजियामा। स्टालिन कहाँ का है? तो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ध्यांशान कहाँ? चीन का सर्व प्रमुख पर्वत है, ठीक है। माउंट बामा कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है ये। फिर आपका तेनेनसांग बाई पर्वत कहाँ का है? तो थाईलैंड का क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। फैंसी पान पर्वत कहाँ का है? तो हिंद
चीन का सबसे ऊंचा पर्वत है। सारामती कहाँ का है? तो म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। कुर्दिस्तान पर्वत श्रृंखला कहाँ का है? तो इराक का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कहाँ का है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। हिंदकुश पर्वत क्या है दोस्तों? तो यह पामीर घाट के पश्चिमी पाठ में, ठीक है, पामीर घाट, हिंदकुश को पामीर की घाट भी कहा जाता है। पश्चिमी भाग में ईरान के एल्ब्रूज पर्वत का विस्तृत पाठ है। एल्ब्रूज पर्वत श्रृंखला यह कैस्पियन सागर के समीप आर्मीनिया के घाट के रूप में संबंध रखता है। अमेज़न पर्वत क्या है? इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। मकरान पर्वत क्या है? यह ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है। अरारात पर्वत श्रृंखला यह टर्की में स्थित एक सदैव बर्फ से ढका रहने वाला है। गोलाली पर्वत कहाँ है? इजराइल में स्थित है। टूडुस पर्वत श्रेणी, इसमें तांबा एवं एवेस्टस का खनन होता है दोस्तों। और यहाँ का जो ओलंपस इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पाणिक श्रेणी क्या है? टर्की के उत्तरी भाग में स्थित वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह दोस्तों अब आगे बहुत महत्वपूर्ण पार्ट लिखा है। आगे क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर जल संधियां दी हुई हैं और ये जल संधियां किसको किसको अलग करती हैं, किसको किसको जोड़ती हैं, इसके बारे में बताया। बेरिंग जल संधि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। पूर्वी साइबेरियन सागर को, जिसको चुक्की सागर या फिर बेरिंग सागर को यह जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा को सुमात्रा से अलग करती, जबकि जावा सागर को हिंद महासागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मलक्का जल संधि आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जल संधि है, ठीक है। तो दोस्तों मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा को अलग करती, जबकि जावा एक द्वीप है। पता है आपको कि जावा द्वीप है, तो जावा सागर भी है। जावा द्वीप को नहीं याद रखिएगा, मकड़ी के छत्ते के बाद भुना हुआ पाया जाता है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग यहीं पर हैं, इस द्वीप पर। जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। जौहर जल संधि सिंगापुर एवं मलेशिया को अलग करता है, जबकि दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि से जोड़ता है। हॉर्मुज जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से अलग करता है, जबकि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बास्पोरस जल संधि एशिया एवं यूरोप के बीच में है। काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ता है, ठीक है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। बाब एल मंडेव यमन को जिबूती से अलग करती है। लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। सुषमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को अलग करती है। लास्ट का कुछ पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, देख लीजिए। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ स्थित है? एशिया के चीन देश में है, जिसे छिंगहान प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लासा तक जाती है। इतने मीटर ऊंची है, 4500। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो ओबे है, एनसी है, लीना है, इंद्रगिरिका एवं कोलिमा है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन है? आमुर है, वांगो है, मेकांग है, यांगसी है, सिंगयांग है, ठीक है। हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन है? इरावती, साल्विन, इरावती, ठीक है, इरावती, साल्विन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दलजा, फरात आदि। तो इस तरह दोस्तों यह पूरा सेशन आज का हमारा था, जिस पर हमने हर एक तरह से बातें किया। और आप लोग अगर इस पूरे पार्ट्स को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो नो डाउट्स दोस्तों फिर तो बहुत सारी बातें हो ही चुकी हुई होंगी। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातों पर चर्चा की है। कुछ जो हमने देश बताए, आर्कटिक वृत्त बताया, कर्क रेखा बताया, विषुवत रेखा बताया, ये सब कहाँ से गुजरते हैं इनको हमने पहले से सब बता रखा है। इनको भी अच्छे से देख लीजिए, मैपिंग को बढ़िया से समझ लीजिए अच्छे से, नहीं दोस्तों आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमें दीजिए यहीं पर इजाज़त, फिर हम मिलेंगे एक नए आयाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।